नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज मैं आपके लिए लाया हूं जनवरी 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट होंगे मंथली करंट अफेयर में, तो उन पर डिस्कस करेंगे हम। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको करंट अफेयर के साथ जो उससे रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छी सुविधा देने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट का देश में कौन सा स्थान है? तो ये द्वितीय स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक तो इंदौर में और एक भोपाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था। इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे? तो ये एस.ए. धर्माधिकारी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एस.ए. धर्माधिकारी होंगे इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज। हमारे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह रवि विजय कुमार मलिमत है। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी? ये 1968 में की गई थी। तो यहाँ पर इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे? एस.ए. धर्माधिकारी होंगे। ये बात करें हम यहाँ पर प्रशांत सिंह की, तो प्रशांत सिंह हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है अभी हाल ही में। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री एम अधिकारी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री एम अधिकारी थे। और देखिए इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव थे। इनको अभी हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। और देखिए बात करें यहाँ पर हम विश्वविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। पहले इसका नाम क्या था? सागर विश्वविद्यालय था। 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का किया गया था। और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1956 में की गई थी। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1956 में की गई थी। अभी हाल ही में एमपीपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने कृषि विश्वविद्यालय है? 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जैसे जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2008 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है। इसका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1991 में की गई थी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा होम स्टे योजना कहाँ पर चलाई जा रही है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में चलाई जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। तो अभी इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 का आयोजन भी किया जाना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाना है। और 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होंगे इंदौर में। और 18 जनवरी को G20 की बैठक भी होगी। तो इन सभी को देखते हुए इंदौर वासियों के लिए घर को होम स्टे में बदलकर अतिरिक्त आय कमाने का मौका मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? होम स्टे योजना। देखिए बात करें हम यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये इंदौर में किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? तो ये 17वां संस्करण होगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा।
और इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति है। और देखिए इसकी थीम क्या रखी गई है, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, ठीक है। इसकी थीम भी याद रखिएगा, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। भारतीय प्रवासी सम्मेलन में 9 जनवरी को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे और 10 जनवरी को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन में भाग लेगी। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी, ये 9 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी। और देखिए इसी दिन 2015 में भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। के बाद दोस्तों 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन भी किया जाएगा। पशुपालन की राष्ट्रीय योजनाओं में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पशुपालन की राष्ट्रीय योजना में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी लगातार चौथी बार हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। आयुष्मान भारत योजना में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वोटर आईडी से आधार को लिंक करने के अभियान में हमारे मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर पहले स्थान पर है। आयुष्मान योजनाओं की शिकायतों के निवारण में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और स्वनिधि योजना के ऋण स्वीकृत कराने के मामले में हमारे मध्य प्रदेश का ग्वालियर नगर निगम पहले स्थान पर है। हाल ही में किस जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के दिनेश कुमार शुक्ला को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये है दिनेश कुमार शुक्ला जी। बात करें यहाँ पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 15 नवंबर 83 में की गई थी, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 15 नवंबर 1983 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये मुंबई में है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो ये मुंबई में है। और देखिए आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान है। और हर्ष चौहान का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो याद रखिएगा हर्ष चौहान किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है, तो ये है सुधीर सक्सेना, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है, सुधीर सक्सेना जी हैं। टॉप सोलर नेट मीटर के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है, तो ये इंदौर शहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए ये जो सोलर पैनल सूरज की किरणों को बिजली में परिवर्तित करता है। सोलर पैनल सिलिकॉन के सील, शीशे, पॉलीमर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सोलर पैनल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के सील, शीशे, पॉलीमर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया है और तृतीय स्थान जबलपुर जिले ने प्राप्त किया है और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को 4th स्थान प्राप्त हुआ है। 5वें स्थान पर कौन है, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से चलाया जा रहा है, तो ये 25 नवंबर 2021 से चलाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी, ये 25 नवंबर 2021 से की गई थी। ये बात करें हम यहाँ पर ऊर्जा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है, तो ये 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है, यानी 5100 मेगावाट तक की पहुंच गई है हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता। पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
और देखिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट, ठीक है, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना, ओमकारेश्वर जलाशय में लगभग 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, याद रखिएगा कितने मेगावाट की, 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में, और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। और हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। और देखिए यहाँ पर हम बजट की बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो देखिए 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र में बजट कितना था, तो ये 17,908 करोड़ रुपए था। ये कब की बात हो रही है, वर्ष 2021-22 के लिए। और 2022-23 में बजट कितना कर दिया गया था ऊर्जा क्षेत्र में, 23,255 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये लगभग कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था, 30% बढ़ाया गया था 30% बढ़ाया गया था। तो ये परसेंट याद रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, 30% की वृद्धि की गई थी बजट क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किस एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे को केंद्र सरकार की साहित्य अकेडमी में जनरल काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के निदेशक है डॉक्टर विकास दवे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे को केंद्र सरकार की साहित्य अकेडमी में जनरल काउंसिल का सदस्य बनाया गया है, और यह है डॉक्टर विकास दवे। देखिए बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1954 में की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी की स्थापना कब की गई थी, ये 1954 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी एकेडमी है ना, जैसे रविंद्र भवन, मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी, मतलब जितनी भी एकेडमी है सारी भोपाल में है। एकेडमियों का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। मात्र मध्य प्रदेश कालिदास जो एकेडमी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1978 में की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आशुतोष शर्मा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, आशुतोष शर्मा को सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर हम मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की, तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, ये 1976 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कहाँ पर है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तलाश अ जौहर कार्यक्रम की शुरुआत किस अकादमी के द्वारा की गई है, तो ये मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा की गई है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा तलाश ए जौहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसने किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मंगूभाई पटेल। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। रवि विजय कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री कुंजीलाल दुबे जी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थे। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सुश्री सरला ग्रेवाल थी। और अभी हाल ही में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी ने किया है। मध्य प्रदेश के पहले शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर की सद्भावना ऑडिटोरियम एवं शिवदर्शन आर्ट गैलरी का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश के पहले शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर के सद्भावना ऑडिटोरियम एवं शिवदर्शन आर्ट गैलरी का वर्चुअल शुभारंभ किया है। और ये कहां पर किया है, तो ये हमारे देश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। अब बात करें यहाँ पर, देखिए हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, ठीक है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें नंबर के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। और हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ है। और जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, 16वें नंबर के राष्ट्रपति है, ठीक है। और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। और ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी है। गृह मंत्री कौन है हमारे देश के, तो ये अमित शाह है। देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की जाएगी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू की जाएगी।
तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल। ठीक है, तो भोपाल में देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी स्टार्ट की जाएगी। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ कहां से किया है? तो ये टीकमगढ़ से किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। किस डिस्ट्रिक्ट से किया है? तो ये टीकमगढ़ से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीकमगढ़। मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ कब किया है? तो ये 4 जनवरी 2023 को किया है। ठीक है, 4 जनवरी 2023 को किया है मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जबलपुर प्रथम स्थान पर है, बड़वानी द्वितीय स्थान पर है, बालाघाट तृतीय स्थान पर है, नरसिंहपुर चतुर्थ स्थान पर है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? जबलपुर है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 23 अगस्त 2022 को हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 23 अगस्त 2022 से हुआ था। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ये पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन है जल पर राज्य मंत्रियों का, तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो ये 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। देखिए वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो इसका फोकस याद रखिएगा, वाटर विजन एट 2047। हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? SHOT शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। तो किसने दिया है? ये किस संस्थान ने दिया है? ये IIM इंदौर ने दिया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। IIM इंदौर ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। इसमें S से सिस्टम, H से ह्यूमन रिसोर्सेज, O से ऑपरेशन और T से टेक्नोलॉजी। तो ये शॉर्ट फॉर्म किसके द्वारा दिया गया है? ये IIM इंदौर के द्वारा दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म दिया गया है पुलिस की कार्यशैली को सुधारने के लिए। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIM इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। ठीक है, इसके यहाँ के प्रोफेसर कौन है? ये हिमांशु राय है। और ये है हिमांशु राय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1996 में की गई थी। इस देश का दूसरा और हमारे मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी शहर कौन सा बनाया जा रहा है दोस्तों? ये बनाया जा रहा है सांची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांची। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और सांची में बौद्ध स्तूप है दोस्तों। और सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 3 प्लेस ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहला है दोस्तों खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1986 में शामिल किया गया था। और खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सांची स्तूप को दोस्तों 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद 2003 में, ठीक है, कब? 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश के भीमबेटका को शामिल किया गया था। और भीमबेटका भी कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची भी कहाँ पर है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें ओरछा की दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और खजुराहो की बात करें दोस्तों यहाँ पर हम, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें मांडू की, तो मांडू हमारे मध्य प्रदेश के ढार डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा देखिए दोस्तों, जो सांची है ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी रहेगा और देश का दूसरा रहेगा। तो देश का पहला सोलर सिटी शहर कौन सा है दोस्तों? ये ओडिशा का कोणार्क है। इसका नाम भी याद रखिएगा। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश के राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के ई विवेचना ऐप को प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया है। ये है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और देखिए इस कार्यक्रम में हमारे देश के रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर कौन होगा? तो ये चीता होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में, तो ये 8 शहरों में किया जा रहा है। और इसका शुभंकर क्या रखा गया है, तो ये चीता रखा गया है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है, तो ये 5वां संस्करण है। ठीक है, और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। और देखिए नामीबिया से हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते लाए गए थे, तो ये 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब लाए गए थे, तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे। ठीक है, और 17 सितंबर से ही हमारे देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई थी, 17 सितंबर को की गई थी। किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे और इसको भी कहां पर लाए जाएंगे, तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही लाए जाएंगे। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1981 में की गई थी। ठीक है, किसी किसी बुक में 1979 दिया है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, वन्य अभयारण्य के रूप में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। इसकी अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाके देखोगे, इसका क्षेत्रफल है 900 वर्ग किलोमीटर। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करें हम यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1958 में की गई थी। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी क्यों न्यूज में है, तो देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साक्य सागर झील है, तो उसको अभी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो साक्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और साक्य सागर झील को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, तो 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी, तो एक तो भोज वेटलैंड है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2002 में। भोज वेटलैंड को 2002 में। उसके बाद साक्य सागर झील को कब, अभी हाल ही में जुलाई 2022 में ही इसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद इंदौर के 2 प्लेस को, कौन कौन से, एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर। तो सिरपुर तालाब और यशवंत सागर को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 2 इंदौर में है, एक तो सिरपुर सागर, एक यशवंत सागर, और एक शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है साक्य सागर झील और एक भोज वेटलैंड। तो ये कितनी रामसर साइट हो गई हमारे मध्य प्रदेश में, 4 रामसर साइट हो गई। देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। ठीक है, हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में मोंगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राज्य स्तरीय मोंगली बाल उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, ये 1975 में की गई थी। और बात करें यहाँ पर हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। देखिए 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश के 2 प्लेस को अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन से, एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक लंबेटा घाट। लंबेटा घाट कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के किनारे। हाल ही में इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये 27 प्रवासी भारतीयों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया गया है। तो देखिए 9 जनवरी को इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और 10 जनवरी को इसका समापन किसके द्वारा किया गया है, हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, इसका समापन समारोह कब किया गया, तो ये 10 जनवरी को। और समापन समारोह के दिन ही यहाँ पर 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया गया है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2003 से मनाया जा रहा है। और 2015 से इसको द्विवार्षिक कर दिया गया था, हर 2 वर्ष में मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। कब से, 2015 से। वे प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, तो इसकी थीम थी डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। इसकी थीम याद रखिए।
देखिएगा, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो वो है इंदौर। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना भी कहां पर की गई है? हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में की गई है। छतरपुर में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा? तो ये 950 मेगावाट का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट में हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा। कौन कौन से? एक तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में और एक छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में कितने मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विद एनर्जी स्टोरेज शुरू किया जाएगा? ये 1400 मेगावाट का, ठीक है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में 1400 मेगावाट का और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का। और ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? तो 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना, ठीक है, 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना और 1500 मेगावाट की आगर, शाजापुर और नीमच परियोजना भी स्टार्ट की जाएगी। और ये कब तक स्टार्ट की जाएगी? सितंबर 2023 तक। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जाएगा? तो ये सांची को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सांची को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और मांडू किस डिस्ट्रिक्ट में है? धार डिस्ट्रिक्ट में है। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। देखिए बात करें हम यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा की, हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो ये 5100 हो गई है। वन ऊर्जा की बात करें तो ये 2444 मेगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा 2432 मेगावाट हो गई है। और बायोमास ऊर्जा 119 मेगावाट हो गई है। और इसमें लघु जल विद्युत परियोजना का योगदान कितना है? तो 99 मेगावाट है। हाल ही में इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है और वर्चुअली किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात करें हम यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक, ठीक है। इसका आयोजन 2 दिन तक चलेगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कौन सा संस्करण है? तो ये 7वां संस्करण है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी कहां पर किया गया है? तो ये इंदौर में ही किया गया है। कब से कब तक? 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। और उसका उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। देश का पहला एवं दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री यानी पैदल सेना म्यूजियम कहां बनाया गया है? तो ये महू इंदौर में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महू का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया गया था? तो डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में है। और खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इन्फेंट्री म्यूजियम कहां पर बनाया गया है? महू में बनाया गया है। ये हमारे देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है और ये विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। और बात करें हम यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2011 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। पहले इसका नाम सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में, जब इसका नाम क्या हुआ करता था? सागर विश्वविद्यालय। इसका नाम 1983 में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में हुई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। एक कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है।
इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1964 में की गई थी। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम क्या है? राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। हाल ही में किस जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है नरसिंहपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको कब सम्मानित किया गया है? तो ये 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है हमारे देश में? तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन नरसिंहपुर जिले के शिवम मिश्रा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनका जन्म नर्मदापुरम में हुआ था और अभी इनका परिवार है वो कहाँ पर रह रहा है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है। ठीक है, देखिए ये जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं शरद यादव जी। और ये देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 3 राज्यों से सांसद रह चुके हैं। कौन कौन से? एक तो बिहार से, एक मध्य प्रदेश से और एक उत्तर प्रदेश से। तो बिहार के मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार सांसद चुने गए हैं और उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार सांसद चुने गए हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1947 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ है? तो ये 12 जनवरी 2023 में हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नर्मदापुरम में हुआ था। नर्मदापुरम के किस गांव में हुआ था? अखमाऊ गांव में हुआ था। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का संबंध किस पार्टी से था? बीजेपी से था। और बीजेपी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी कब? 1980 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। और यह 1996 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने और 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। तो उमा भारती जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 2003 में रही है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? एक तो स्वामी विवेकानंद और पीस ऑफ माइंड। यहाँ भोपाल की बात करें तो देखिए भोपाल से मौलाना बरकतुल्लाह का भी जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये भोपाल में जन्म हुआ था इनका। और यह गदर पार्टी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में। तो इसके भी संस्थापक सदस्य रहे हैं। और भोपाल में ही भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री रहे शंकर दयाल शर्मा जी का भी जन्म हुआ था। ठीक है, और ये भारत के 90वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। कब से कब तक? 1992 से लेकर 1997 तक। 16 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने G20 के अंतर्गत थिंक 20 की बैठक का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, G20 के अंतर्गत थिंक 20 की बैठक का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये भोपाल में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? ये 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2 दिन तक चला था। और देखिए 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसका सबसे बड़ा वेटरनरी अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये बनाया जाएगा कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर पुरु धादिच को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर पुरु धादिच को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? ये 1980-81 से की गई थी। और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? एक तो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाएं, शास्त्रीय नृत्य और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पुरु धादिच को। और इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रंगकर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रंगकर्म के क्षेत्र में ये राजीव वर्मा को। और राजीव वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वासुदेव कामत को। और वासुदेव कामत का संबंध पुणे से है। अब बात करें यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बुधादित्य मुखर्जी को।
और बुधादित्य मुखर्जी का संबंध कोलकाता से है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में पुरुधादिज को, रंगकर्म के क्षेत्र में राजीव वर्मा को, रूपंकर कलाई के क्षेत्र में वासुदेव कामत को और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बुधादित्य मुखर्जी को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी? 1981 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2 लाख रुपए दी जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तानसेन सम्मान है और कालिदास सम्मान है इसकी राशि में वृद्धि कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एमएसएमई विभाग। और एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। और इसके अभी मंत्री कौन है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। हाल ही में स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला विदिशा डिस्ट्रिक्ट है। देखिए बात करें आकांक्षी जिले की तो हमारे देश में कितने आकांक्षी जिले हैं? 112 आकांक्षी जिले हैं। इसमें हमारे मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? तो ये 8 है। ठीक है, याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? 8 आकांक्षी जिले हैं। और देखिए बात करें हम यहाँ पर 5G की, तो 5G तकनीक का स्टार्ट हमारे देश में कब हुआ था? ये हुआ था 1 अक्टूबर 2022 से हुआ था। ठीक है, और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। कहां से की थी? तो ये दिल्ली से की थी। हाल ही में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर में लोक नृत्य पर कार्यशाला का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। और देखिए बात करें हम यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1944 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अभी हेड कौन है? अच्छा, वॉशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, और इसके अभी हेड कौन है? डेविड मालपास है। और इसकी एमडी एंड सीईओ कौन है? अंशुला कांत है। फिर हम यहाँ पर यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क भी कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क भी कहाँ पर है? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इसके अभी हेड कौन है? कैथरीन एम रसेल है। यूनिसेफ के हेड कौन है? कैथरीन एम रसेल है। बात करें हम यहाँ पर यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये पेरिस में है। और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। बात करें यहाँ पर WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल। इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अभी हेड कौन है? टेड्रोस अधनोम है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 के लिए किस संस्थान को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों? तो ये ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है वो संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो 2021 के लिए
राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है दोस्तों? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। और 2020 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था? भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को मिला था। 2019 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था दोस्तों? अखिल विश्व गायत्री परिवार को मिला था। और 2018 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था? ये लोकायुक्त पुणे को मिला था। और राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? ये 1995 से इसकी। मध्य प्रदेश में स्थित किस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग मित्रवत स्मारक श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये भोजपुर शिव मंदिर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर शिव मंदिर। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहां पर किया गया है? तो ये जर्मनी में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में भारत की प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रकृति का अनावरण जर्मनी में किया गया है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में किया गया है। और यहाँ बात करें हम सांची स्तूप की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सांची स्तूप हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और देखिए, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1989 में शामिल किया गया था। ठीक है, सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की 3 धरोहर कौन कौन सी? एक तो खजुराहो मंदिर जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को 1989 में और भीमबेटका की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये इंदौर शहर में किया गया। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया? इंदौर शहर में। कब से कब तक? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ही किया गया था। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये 9 जनवरी को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था और इसका समापन 10 जनवरी को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो भारतीय प्रवासी सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। और ये किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति है। बात करें नामीबिया की, तो नामीबिया से देखिए हमारे मध्य प्रदेश के कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाए गए हैं। तो 8 चीते हमारे मध्य प्रदेश में कहां से लाए गए हैं, किस देश से लाए गए हैं? ये नामीबिया से लाए गए हैं। कब लाए गए थे? तो ये 17 सितंबर को लाए गए थे। ठीक है, और इनका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसको आप याद कैसे रखोगे? 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन लाए गए थे चीते। ठीक है, कब? और देखिए, साउथ अफ्रीका से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही 12 चीते लाए जाएंगे। ठीक है, लाए जाएंगे ये फ्यूचर में। और कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2018 में प्राप्त हुआ था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, यहाँ पर सांची स्तूप से एक चीज और याद रखिएगा, हाल ही में सांची को मध्य प्रदेश की ग्रीन सिटी और सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। और देखिए, पीएम स्वनिधि योजना की बात करें तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 1 जून 2020 में किया था। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया था? 1 जून 2020 में किया था। इसका उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराना। 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी 2023 तक गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। कब से कब तक? 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक किया जाएगा। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री मनोहर ममतानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में श्री मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की थी? ये 13 सितंबर 1995 में हुई थी। ठीक है, 13 सितंबर 1995 में हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
बात करें हम यहाँ पर राजेश लाल मेहरा की, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। और देखिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या था, 5 सदस्य होंगे। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था। ठीक है, जब हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन किया गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। इस लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डीबी रेगे थे। डीबी रेगे का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें हम यहाँ पर बसंत प्रताप सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1 फरवरी 1994 में की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का एग्जाम हुआ था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और हमारे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एनबी लोहानी थे। अभी कौन है, बसंत प्रताप सिंह हैं। अगर यहाँ पर एनके गुप्ता की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 18 सड़क परियोजना का लोकार्पण कहां पर किया है, तो ये ओरछा में ही किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में ओरछा में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 18 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में सड़क की, तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना कब की गई थी, ये 1962 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी। और सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो ये 15वां स्थान है। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है, तो ये महाराष्ट्र का है। अपराधों के निराकरण के मामले में चोपना थाना देश में 6वें स्थान पर है और हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो यह किस जिले में है दोस्तों, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैतूल। मध्य प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये जोदैया बैग, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर, रमेश परमार और शांति परमार, तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें हम यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार 2023 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, तो ये 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है, जोदैया बैग है, डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर है, रमेश परमार और शांति परमार, चारों है। देखिए सबसे पहले जोदैया बैग की बात करें तो इनका संबंध है उमरिया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, इनका संबंध उमरिया डिस्ट्रिक्ट से है और इनको कला के क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है। और इनका संबंध किस जनजाति से है, तो बैगा जनजाति से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डॉक्टर मुनीश्वर चंदावर की बात करें तो इनका संबंध किस जिले से है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है इनको पद्मश्री पुरस्कार 2023। और जोदैया बैग को देखिए 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करें रमेश परमार और शांति परमार की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, झाबुआ से है। ठीक है, और देखिए झाबुआ से ही जो भूरीबाई का संबंध भी झाबुआ से ही था। तो भूरीबाई को कब पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, भूरीबाई को। और भूरीबाई का संबंध भी कहां से था, तो ये झाबुआ से था। और भूरीबाई किस जनजाति से थी दोस्तों, तो ये भील जनजाति से थी। और देखिए दुर्गाबाई व्याम को भी 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। इनको भी कला के क्षेत्र में मिला था दुर्गाबाई व्याम को। और दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से थी, तो दुर्गाबाई व्याम गोंड जनजाति से संबंधित थी। 26 जनवरी से 30 जनवरी तक लोकरंग उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एमपीटीयू का जो एग्जाम हुआ था उसमें, कि लोकरंग उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये भोपाल में किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय इकबाल सम्मान वर्ष 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर सैयद तकी हसन आबिदी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2021 से डॉक्टर सैयद तकी हसन आबिदी को सम्मानित किया गया है। और बात करें हम यहाँ पर इकबाल सम्मान की, तो इकबाल सम्मान की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1986 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी रुपए है, तो 2 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। और इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को सम्मानित किया गया है। और बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय कबीर सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी 1986 में की गई थी। और इसमें पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए दी जाती है। कबीर सम्मान है
वो किस क्षेत्र में मिलता है? तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय भाषाओं में कविताओं के लिए दिया जाता है। 2020 का राष्ट्रीय कबीर सम्मान किसे मिला था? श्री मनोज श्रीवास्तव को मिला था। और 2021 का श्याम सुंदर दुबे को। अब बात करें हम यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त सम्मान की, तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त को, ठीक है। और बात करें मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना कब की गई थी? ये 1987 में की गई थी। और इसमें कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार में? तो 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार में दी जाती है और ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दी जाता है। अब बात करें शरद जोशी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर श्रीराम परिहार को, ठीक है। शरद जोशी सम्मान 2021 डॉक्टर श्रीराम परिहार को। बात करें शरद जोशी पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1992 में की गई थी, ठीक है। और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और 2021 का लता मंगेशकर सम्मान किसे मिला है दोस्तों? तो 2021 का लता मंगेशकर सम्मान मिला है कुमार सानू को। 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 2021 का महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन ने प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। यह मध्य प्रदेश के किस आयोग के उपाध्यक्ष हैं? तो यह मध्य प्रदेश के राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था, ठीक है। योजना बोर्ड का गठन कब किया गया था मध्य प्रदेश में? 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। इसके बाद इसका नाम चेंज करके 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 2007 में क्या कर दिया गया था? इसका नाम चेंज करके राज्य योजना आयोग कर दिया गया था। और फिर उसके बाद 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी 2021 को इसका नाम क्या कर दिया गया था? राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया था। तो हमारे मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1972 को। इसके बाद इसका नाम चेंज करके 21 सितंबर 2007 को क्या कर दिया गया? राज्य योजना आयोग। इसके बाद 13 फरवरी 2021 में इसका नाम चेंज करके राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी इसके अध्यक्ष है और 3 उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो 2 उपाध्यक्ष होते हैं वो तो सरकार में जो मंत्री होते हैं, एक तो वित्त विभाग के मंत्री, एक राज्य सांख्यिकी आयोग के मंत्री। तो ये दोनों उपाध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये जो सरकार द्वारा मनोनीत है ये है प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 6 सदस्यों की संख्या होती है। और जो योजना आयोग था इसमें 11 सदस्य होते थे और एक उपाध्यक्ष होता था, ठीक है। और ये जो राज्य नीति एवं योजना आयोग है इसमें 6 सदस्य है और 3 उपाध्यक्ष है। अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इसका गठन कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और देखिए ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान में भाग 14 अनुच्छेद 315 से 23 के बीच किया गया है। और इसके अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनके अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा है। और सदस्यों की संख्या कितनी होती है इसमें? देखिए इसको 5 कर लीजिएगा, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है इनके सदस्यों की संख्या 5 होती है। और अभी हाल ही में जो MPPSC का पेपर आया था तो उसमें इसका सही आंसर 5 दिया गया है। और इनके अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो DV रेगे जी थे। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 फरवरी 1994 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 में की गई थी। और ये एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 के में किया गया है, ठीक है। और देखिए इसमें अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है राज्य निर्वाचन आयोग के? ये है बसंत प्रताप सिंह है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की, तो मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन कब किया गया था? ये 23 मार्च 1998 में किया गया था। मध्य प्रदेश महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 में किया गया था।
और ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये एक सांविधिक निकाय है और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है और एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी? श्रीमती हेमवंत पोर्ते थी। और अभी हाल ही में देखिए लेटेस्ट अभी इसका पद खाली है। और पिछली मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती शोभा ओझा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है IIM इंदौर के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में IIM इंदौर के स्टूडेंट आदित्य प्रताप सिंह चौहान को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये बात करें यहाँ पर आदित्य प्रताप सिंह चौहान की, तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में कहां पर पढ़ाई कर रहे हैं? तो ये IIM इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है? 11 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। इसमें से आदित्य प्रताप सिंह चौहान भी एक है। देखिए इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश से किसी को नहीं मिला है। पिछली बार यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हमारे मध्य प्रदेश के 2 विद्यार्थियों को मिला था। किसे किसे मिला था? एक तो अवि शर्मा को मिला था और एक बनीता दास को मिला था। अवि शर्मा को शैक्षणिक श्रेणी में मिला था और बनीता दास को जो है वो नवाचार की श्रेणी में मिला था। अवि शर्मा का संबंध इंदौर से है और जो बनीता दास है ये मूलतः उड़ीसा की निवासी है, लेकिन अभी हाल ही में अमरकंटक जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा है। और बनीता दास ने नासा द्वारा स्पेस फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय खगोलशाला द्वारा मिशन जनवरी 2021 में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की थी। इस क्षुद्र ग्रह का जो नाम है वो उनके नाम पर ही रखा गया है। तो बनीता दास का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अवि शर्मा है, इन्होंने आवाज से चलने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम माधव रखा है। हाल ही में IIM इंदौर के स्टूडेंट आदित्य प्रताप सिंह चौहान को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए अभी हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रिकॉर्ड मेकिंग एक्टिविटी में भारत ने किस देश का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये हांगकांग का तोड़ा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रिकॉर्ड मेकिंग एक्टिविटी में भारत ने हांगकांग का रिकॉर्ड तोड़ा है। और देखिए अभी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो ये 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो 8वां संस्करण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब? 2015 में। हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की गरीब बहनों के लिए किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये लाडली बहना योजना शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाडली बहना योजना। देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में बहनों के लिए, गरीब बहनों के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। अच्छा, लाडली बहना योजना क्या है? तो इसमें मध्य प्रदेश की गरीब बहनों को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। बात करें हम यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये 2 नवंबर को की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 2 नवंबर 2022 को हुई थी। ठीक है, और देखिए लाडली लक्ष्मी योजना कब स्टार्ट हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये 2007 में हुई थी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कहां से की गई थी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई थी। अच्छा, बात करें दीदी वाहन योजना की, तो दीदी वाहन योजना जो है मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के द्वारा दीदी वाहन योजना शुरू की गई थी। यह योजना कब शुरू की गई थी? ये मई 2020 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, दीदी वाहन योजना कब स्टार्ट की गई थी? मई 2020 में स्टार्ट की गई थी। किस जिले में? तो ये झाबुआ जिले में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई थी। और बात करें पंख अभियान की, तो पंख अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये 24 जनवरी 2021 से हुई थी। ठीक है, पंख अभियान की शुरुआत कब हुई थी मध्य प्रदेश में? 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर PPANKH, ठीक है, पंख, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? P से प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज और H से हेल्थ और हाइजीन। हम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं,
कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।